हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज तारीख है 3 सितंबर। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हुए हैं और एग्ज़ाम में भी आने की उनकी पूरी पॉसिबिलिटी है, तो उन पे चर्चा करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड अनाउंस कर दिया गया है, कौन पाया है, उसका थोड़ा बैकग्राउंड भी, इससे रिलेटेड सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे हम फैक्चुअल भी जानेंगे किसको मिला है, किन किन लोगों को, जो कि एशिया का नोबल कहा जाता है, उसके बारे में जानकारी लेंगे और आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट जो देखा जाए तो बात आई है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। द टॉपिक इज ULI। क्या है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस? काफ़ी चर्चा में आगे रहने वाला है। जैसे कि आप देखिए, यूपीआई से आप ट्रांजैक्शन करते हो, ठीक है, यूनिफाइड आपका पेमेंट इंटरफेस है। तो उसी तरीके से पेमेंट आप करते थे, तो अब आपके लिए आरबीआई क्या लेके आ रही है फार्मर्स के लिए, मतलब जिनको भी लोन लेना हो लेंडिंग प्रोसेस के लिए, उसको काफ़ी जो लेंडिंग प्रोसेस था उस तरीके से देखो, मैनुअली बेसिस पे आप अगर लोन लेते थे, एज डिजिटल वे में भी आप अगर लेते थे तो दिक्कतें होती थी। तो यहाँ पे चीज़ों को आसान करते हुए उसको देखा जाए तो काफ़ी जो प्रोसेस है उसको आसान बना के फाइनली क्रेडिट फैसिलिटी दी जाएगी। फार्मर्स मेनली उनको टारगेट किया गया है कि जैसे कि लोन वगैरह लेने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, तो ये यूपीआई की तरह अब आ रहा है यूएलआई। तो क्या है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब ये काफ़ी चर्चा में रहेगा, तो इसके आने की भी पॉसिबिलिटी एग्जाम में रहेगी। तो अभी हाल ही में अनाउंस किया आरबीआई ने न्यू टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कॉल्ड यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। द फुल फॉर्म इज यूएलआई का क्या है, यूनिफाइड लेंडर इंटरफेस फेस एम्ड। अब इसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव एम्स एट प्रोवाइडिंग फ्रिक्शन लेस क्रेडिट। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वैसे आपका ऑप्शन में भी दे सकते हैं इसके बारे में, पैसेज आ गया, फिर उसके बाद आपसे पूछ लेंगे व्हाट इज द एम। तो एग्जैक्ट ध्यान में रखिएगा, फ्रिक्शन लेस क्रेडिट टू फार्मर्स एंड एमएसएमईज, ठीक है, जो स्मॉल लेवल की इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं, मीडियम इंटरप्राइजेस वगैरह, एमएसएमईज के जो बोरोवर्स होंगे, एमएसएमईज बोरोवर्स एंड फार्मर्स, ठीक है, थ्रू द आरबीआई यानी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब बेंगलुरु, ठीक है। तो ये सब मिलकर काम करने वाले हैं। तो क्या होगा, यूएलआई आपका यूएलआई प्लेटफॉर्म फैसिलिटेट्स द सीमलेस फ्लो ऑफ कस्टमर्स डिजिटलाइज फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। मतलब हर चीज को एक आपका क्या करेगा, जिस भी फॉर्म में आप क्रेडिट लोगे, तो जैसे पहले मैनुअली कई सारे कागजात वगैरह दिए जाते थे, तो अब ये हर चीज़ आपका क्या होगा, इसमें मेनली कहा जा रहा है त्रिमूर्ति। क्या हुआ यहाँ पे, त्रिमूर्ति किसको आप कह रहे हो, अभी उसकी चर्चा थी एग्जाम के पहले आपकी। क्या है त्रिमूर्ति, आपका जनधन योजना, जो सरकार की कितनी बड़ी योजना है आपको पता है, कितने मोर देन 53 करोड़ आप लोग का अकाउंट खुल चुका है। अभी हाल ही में 10 साल पूरा हुआ, उसके देखिए हम लोग बात किए थे। उसके बाद आपका क्या है, यूपीआई और आधार, इन तीनों का यहाँ पे इंटीग्रेशन और इनको त्रिमूर्ति कहा गया है। तो सरकार के देखा जाए सबसे बड़े लक्ष्य को हासिल करने में इनका बहुत बड़ा रोल है। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है, फैसिलिटेट द सीमलेस फ्लो ऑफ कस्टमर डिजिटाइज फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा इंक्लूडिंग लैंड रिकॉर्ड्स एंड सैटेलाइट इमेजनरी फ्रॉम मल्टीपल डेटा सर्विसेज प्रोवाइडर्स टू लेंडर्स, ठीक है। कई सारी चीज़ें दी जाती थी, तो यहाँ पे हर चीज़ ऑटोमेटिकली आपका ले लेगा जब आपको क्रेडिट वगैरह लेना होगा। तो ये चीज़ें क्या होगी, रेड्यूसिंग क्रेडिट अप्रेजल टाइम स्पेशली फॉर स्मॉलर एंड रूरल बॉरोवर्स विदाउट एनी क्रेडिट हिस्ट्री। यानी आपका क्या पुराना क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह रहा है, आपको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, इन सब पे ज़्यादा बहस है, ज़्यादा इसमें ताम झाम वाला काम नहीं होगा। डायरेक्टली आपको जो बेसिक्स इंफॉर्मेशन है वो आपका ले लिया जाएगा और आपको लोन वगैरह दे दिया जाएगा। और क्या होने वाला है इससे, यूएलआई यूजेस स्टैंडर्डाइज एपीआईज फॉर प्लग एंड प्ले अप्रोच पे ये काम करने वाला है, और इनेबलिंग डिजिटल एक्सेस टू डाइवर्स इंफॉर्मेशन सोर्सेज, देयर बाय रिड्यूसिंग टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज जो होती थी वो भी काफ़ी कम हो जाएंगे, एंड स्पीडिंग अप द लोन प्रोसेस विदाउट मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन। काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, पहले ये खतौनी दिखाओ, वो दिखाओ, ये साइन कराओ, ये आप डॉक्यूमेंट्स दो, तो भी काफ़ी कम होगा और जल्दी ये प्रोसेस कर लिया जाएगा, ठीक है। और जो फर्स्ट टाइम लोन सीकर्स विदाउट क्रेडिट हिस्ट्री, उनको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, एज द ULI provide access to necessary digital credit information through a single platform connecting data providers and lenders, ठीक है।
आसानी से उसको एक्सेस कर लेंगे आपके सारी इन्फॉर्मेशन को और आपको आसानी से लोन वगैरह दे दिया जाएगा। तो इसमें सारी चीज़ें मतलब सर्वे वगैरह हुआ ना, पता लगाया गया है कि 69% जो जैसे जो सारे लोग लोन लेते हैं जितने भी आपके बोरोवर्स हैं उसमें 69% लोग ऐसे हैं जो 35 लेस देन 35 ईयर्स जिसकी एज है। तो इससे पता चलता है कि आज के जैसे स्टार्टअप आपको खोलना है, आप किसान हैं, आपको खेती करनी है, तो इसमें युवाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा होनी भी चाहिए। ठीक है, तो ULI also aid lenders by providing them with a deeper customer insight and automated decision making tools leading to quicker loan sanction and disbursement। मतलब जिस तरीके से ज़्यादा लोगों को दिया जा सके और बेहतर तरीके से हर चीज़ को जांच पड़ताल करके। ठीक है, उसके साथ जो पट्टेदार फार्मर्स होते हैं, टेनेंट्स, फार्मर्स कैन नाउ एक्सेस एग्रीकल्चर क्रेडिट, उनको भी मिल सकता है अपना सारी जो उनका जो फंड है उन सबको दिखा के। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको पूरी खेत वगैरह सारी चीज़ों को करना होगा। RBI इनिशिएटिव स्टार्टेड विद द पायलट प्रोजेक्ट पे इसको किया गया था, तो उसमें काफ़ी सफलता मिली। जिस तरीके से आपने देख रहे होंगे UPI में हमने मोर देन देख रहे हैं 1400 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए हैं और जो ट्रांजैक्शन हुए हैं 20 लाख करोड़ हुए हैं इन द ईयर 2024। तो इससे पता चलता है कि ये कितना सफल रहा। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन, सबसे ज़्यादा पैसे वगैरह किए गए। तो वहीं हमारे यहाँ के लोग देख रहे हो कितने सारे लोग हर जगह, तो आप पेटीएम से सब्जी भी खरीद लेके आते हो, एक पैसा आपको कैश में नहीं देना पड़ता। तो जो यहाँ इतनी बड़ी सफलता UPI को मिली है तो ULI को भी मिलेगी, नो डाउट। सबको पैसों की ज़रूरत है, इंस्टेंट लोन की ज़रूरत है और इसके चक्कर में लोगों को ज़रूरत रहती है। तो कितने सारे ऐप भी देखो, 200-250 ऑथेंटिक ऐप है तो उसके साथ 2-3 हज़ार अनऑथेंटिक है। ठीक है, अनऑथराइज्ड है। तो वो लोग यहाँ पे लोगों को अपने बहकावे में लेके कि हम आपको इंस्टेंट लोन दे रहे हैं, 2 मिनट लोन में आपका प्रस्तावित, पता चला उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं, कुछ ही नहीं, आपके सारे डेटा ले रहे हैं। जब आप ऐप डाउनलोड करते हो, देखो आपको क्या आता है ऑप्शन, अलाउ एक्सेस, फोटो गैलरी, सारी चीज़ें। वहाँ पे घुस के सारी इन्फॉर्मेशन आपके ले लिए, पता चला कि साइबर ठग के आप ठगी के शिकार हो गए। ठीक है, तो इन सबको भी रोकने के लिए यहाँ पे एक अथराइज्ड आपका RBI रहेगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो इनके बारे में पढ़िए और जानिए और काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन, बहुत ही काबिल तारीफ का डिसीजन यहाँ पे देखने को मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी। हाल ही में आपने सुना, लॉ डजंट अलाउ रेजिंग ऑफ होम्स ऑफ एक्यूज्ड, यानी जो अपराधी हैं, मतलब जिसके ऊपर आरोप वगैरह लग गया है कुछ किसी कारणों की वजह से, या किसी की ज़मीन जायदाद है अगर वो अनऑथराइज्ड वे में है, अवैध है, तो उस पर तुरंत बुलडोजर चला देना ही कहीं का कानून या नियम नहीं कहता। ठीक है, जब तक उसकी एकदम जांच पड़ताल ना हो जाए या दोषी ही पाया जाए कि गलत जगह बना है। या देखते हो आज के समय कि आप जरा से किसी गलत काम को किए या किसी को मार पीट दिए, किसी चीज में आप संलिप्त पाए गए, घर पे बुलडोजर चल गया। ठीक है, तो ये कहीं का कानून एक तरीके से भय वाला कानून बिल्कुल सही नहीं है, नियम के खिलाफ है। तो उसी को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज जो है जस्टिस BR गवई की बेंच ने यहाँ पे बताया, द सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चनड, सवाल उठाया इस पे, द डिमोलिशन ऑफ होम्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एक्यूज्ड इंडिविजुअल्स ऑन देयर रिलेटिव्स, उनके अक्यूज के रिलेटिव से भी हो जाता है। ठीक है, स्टेटिंग दैट द लॉ डजंट परमिट सच एक्शंस इवन इन द केस ऑफ कन्विक्ट्स, अगर दूसरे भी पाए जाते हैं तो उस केस में भी आपको बुलडोजर नहीं चलानी चाहिए। बुलडोजर अब देखो चलाओ बुलडोजर, आर्यन मिश्रा नाम का बच्चा मारा गया, गौरक्षकों ने इस आधार पे मार दिया कि वो बीफ वगैरह खाता, कैसे क्या, मतलब उल्टा समझ के। वही ना कि आपके क्या किसी शायर ने कहा था कि उसी शहर में आपका भी घर है, उसी शहर में हमारा भी घर है, आज हमारा जल रहा है कल आपका जलेगा। तो देखो मुस्लिम समझ के या बीफ खाने वाला समझ के उसको मार दिए, बाद में पता चला कि ऐसा कुछ था ही नहीं, स्कूल का छात्र था, पढ़ने लिखने आ जा रहा था। ठीक है, तो वो भी मुस्लिम ना निकल के मिसरा निकला। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं इनके नाम पे, जो गौरक्षकों के नाम पे, ये बहुत बड़ा जो गैंगस्टर का एक रूप ले ही लिया है। जहाँ पाओगे वहीं मार दोगे, तो तुम्हारा गैंग ही तो है, उसको सो कॉल्ड गैंग ही आप कहिए, हम तो कहते हैं सो कॉल्ड गैंग ही है। कौन सा गौरक्षा दल, तुम क्या किस नाम पे क्या कर रहे हो, पता चला कि नाम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, सनातनी हैं, गौरक्षक हैं, और निकलते हो कुछ और। ठीक है, आज के समय तो बस वही है ना कि कितना ज़्यादा इन चीज़ों को हाइप करके टाइमलाइट में आ जाए जाके।
तो यहाँ पे बात यही हो रही है कि बिना किसी को दोषी पाए या दोषी मिल भी जाता है तो फिर आपको नियम के अकॉर्डिंग ये सब शोभा नहीं देता। जो बुलडोजर की राजनीति हो रही है, बुलडोजर बाबा के नाम से देखिए योगी भी जाने जाते हैं, कुछ भी गड़बड़ हुआ बुलडोजर चला दो। तो जस्टिस गवई ने यहाँ पे कहा, एम्फेसाइज दैट होम्स कैन नॉट बी डिमोलिस्ड, नहीं तोड़ सकते, solely because a person is accused of a crime and instead the need for a procedure to be followed according to the law। कानून के आधार पे ही सारी काम होनी चाहिए। अगर वो दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। एक अगर मान लीजिए मैं दोषी हूं तो मेरा पूरा घर के लोग थोड़ी ना दोषी हैं, या मेरा पूरा जो घर खड़ा वो थोड़ी ना उसका दोषी है। ठीक है, बात की बात अलग है। बाद में जैसे आपका कुछ लोग देखते हो इंक्रोचमेंट, जबरदस्ती अवैध निर्माण किए हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उसके प्रति कार्रवाई हो, उचित कार्रवाई जो होना चाहिए। ठीक है, तो द बेंच इंटेंड टू ले डाउन यूनिफॉर्म गाइडलाइंस होनी चाहिए। इन्होंने बोला कि पूरे देश में एक यूनिफॉर्म गाइडलाइंस होनी चाहिए जिसको सभी को फॉलो करना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन का। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल जो हैं इन्होंने सरकार का बचाव किया। भाई सरकारी वकील है, आपके सॉलिसिटर जनरल हैं, सारे वकीलों के हेड माने जाते हैं। तो यहाँ पे सरकार की तरफ से यही लड़े हैं केस, तो डिफेंड किया इन्होंने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, असर्टिंग दैट द डिमोलिशन फॉलो स्टैट्यूटरी प्रोसीजर एंड डिनाइड एक्विजिशंस ऑफ टारगेटेड डिमोलिशंस। उन्होंने कहा सब कुछ सही तरीके से हो रहा है, कानून के हिसाब से हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो कानून के खिलाफ हो रहा है। जस्टिस गवई हाईलाइटेड किया इन्होंने दैट म्युनिसिपल लॉ for demolition of illegal constructions are often implemented more in breach and emphasize that the demolition should adhere to the legal procedure। उन्होंने बोला कि भाई म्यूनसिपैलिटी वाले तो शुरू में ठीक है, आज के समय में काफ़ी यहाँ पर भी भ्रष्टाचार है, पता है आप लोग को। आप जाओ देखो, बात करो पेरेंट्स से या आप आसपास के लोगों से, जो बिल्डिंग्स बन रही हैं या जो मकान बन रहे हैं, कुछ चीज़ें होंगी इलीगल होंगी या कुछ चीज़ें ऐसी होंगी अनऑथराइज्ड होंगी, लेकिन उसकी भी परमिशन लोगों को मिल जाती है, भैया बना लो। जैसे अभी आपने देखा ना कि जो कोचिंग्स वगैरह अभी हाल ही में राजेंद्र नगर में बच्चे डूब के मर गए, लाइब्रेरी के अंदर में ही पानी आ गया। तो देखा जाए तो सिक्योरिटी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ ठीक नहीं है, लेकिन वहाँ पे आपके बेसमेंट में लाइब्रेरीज बनी है, क्लासेस वगैरह जो चलती हैं, जब बना होगा, जब चल रहा होगा, तब भी तो उस समय सरकार की जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उनकी नज़र रही होगी कि बन रहा है, परमिशन तो दिया होगा। परमिशन कैसे दिया होगा, ठीक, दे दो पैसे। अब देखो कहीं कहीं आपका देखोगे 2 मंजिला 3 मंजिला से ज़्यादा मकान नहीं बना पाते, फिर भी 5-5 मंजिला लोग छत लगाए हुए बनाए हुए हैं। पता ही चलता है कि भैया सब पुलिस पैसे लेके जाती है, म्यूनसिपैलिटी वालों को पैसा देना पड़ता है, एक एक मंजिला एक एक छत लगाने के पैसे आके लेके जाते हैं। ठीक है, ग्राउंड रियलिटी यही है। आप लगा नहीं सकते, घर बना नहीं सकते, पहले पैसे दो तब आप छत बढ़ाओ, अपना ऊपर बनाओ बढ़ाओ। तो ये तो रियलिटी है हमारे यहाँ की। तो ये सब चीज़ें जो हैं क्या क्रिएट करती हैं, करप्शन तो रहेगा ही। तो यहाँ पे यही चीज़ें कही गई है, जो म्यूनसिपैलिटी यहाँ रोल प्ले कर रहा है तो उसको भी देखे जाने समझे कितना सही कितना नहीं है, और उसी हिसाब से भी अगर गलत जगह है, अनऑथराइज जगह, उसको बनने ही मत दो। ठीक है, द कोर्ट रिफर्ड रिसेंट केसेस ऑफ डिमोलिशन इन मध्य प्रदेश में काफ़ी केसेस आए इस तरीके से, तो उस पर काफ़ी सवाल उठे, काफ़ी याचिकाएं वगैरह पिटिशन वगैरह दायर की गए। तो इस पर यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बातें कही जो काफ़ी सही है। ठीक है, उसी सुप्रीम कोर्ट के ही जो जजमेंट आए, स्टेटमेंट्स आए हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया है राहुल गांधी, अपोजिशन के लीडर हैं। तो उन्होंने क्या किया, बुलडोजर जस्टिस क्रसेस सिविल राइट्स से राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि जो लोगों के अधिकार है उसको कुचला जा रहा है। वो बुलडोजर जो चलाया जा रहा है, लोगों का अधिकार, भाई कपड़ा मकान रोटी ये सब तो उनका अधिकार है। ठीक है, हमने कुछ सजा की है, गलत किया है तो ठीक है, यहाँ से हटाते हैं, आप उचित कार्रवाई कीजिए, जो हो उचित हो। तो सीधा बुलडोजर चला देना ही निर्णय नहीं है। ठीक है, वही ना, जब आप देखे होंगे लखनऊ वगैरह में तो लोगों के पूरे ब्लॉक के ब्लॉक पे बुलडोजर चल गया, सब लोग सड़कों पे आ गए, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। वैसा तो है नहीं, लोग अच्छे मकानों में रह रहे हैं तो उनको कहोगे जाओ सड़क पे रहो, या आपको हम दे देते हैं एक झुग्गी झोपड़ी वहाँ रहो, या तो आप कंपनसेशन दो, क्योंकि उन्होंने भी जो वहाँ मकान बनाया होगा पैसे दे के बनाया होगा, पैसा दिया होगा, पैसा दिया इन मतलब खरीदा होगा। कितने लोग लाखों लाखों के प्लॉट्स खरीद रहे हैं, बनवा रहे हैं, तो या तो उसको बिकने नहीं देना था, लेकिन जब बिक गया, किसी के नाम में लॉट हो गया, तो फिर उसका कंपनसेशन वगैरह जो भी उचित हो किया जाता है। लेकिन इस तरीके से आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो वही आपके राहुल गांधी ने जो सुप्रीम कोर्ट का जो इस समय आया है बुलडोजर जस्टिस पे फैसला सुनाया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा उसको अप्रिशिएट किया है। गांधी डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ बुलडोजर एज सिम्बोलाइजिंग अनब्रिडल्ड पावर एंड क्रशिंग सिविल राइट्स। ठीक है, एक तरीके से जो लोगों के अधिकार को क्रश किया जा रहा है
और अपनी ताकत दिखाई जा रही है, तो ये कहीं न कहीं उचित नहीं है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि एक तरीके से क्या किया जा रहा है, जो दबे कुचले लोग हैं, मेनली गरीबों को टारगेट बनाना, ठीक है, या फिर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोगों को टारगेट बनाना और एक भय का माहौल क्रिएट करना, या डर की आप देखोगे शासक, ठीक है, डर के शासक, लोग डर के रह रहे हैं भैया को हमारे घर पे बुलडोजर न चल जाए। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं राहुल गांधी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट टू इशू गाइडलाइंस टू सेफगार्ड सिटीजन्स फ्रॉम व्हाट ही कॉल्ड द एंटी डेमोक्रेटिक कैंपेनिंग ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट। मतलब देखा जाए तो कुछ पार्टी के भी नेता वगैरह ऐसे बयान दे देते हैं, ऐसे कैंपेनिंग टाइप चला देते हैं, तो एंटी डेमोक्रेटिक रहता है, जो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो उसको भी यहाँ पे रोका जाए और एक अच्छी व्यवस्था, एक अच्छा शासन किया जाए, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट काफ़ी समय से चर्चा में चल रहा है, आप देख ही रहे हैं, हर एक राज्य में देखा जाए तो नेशन वाइड एक समय आ जाता है कि कहीं इस स्टेट में बाढ़, किसी इस स्टेट में बाढ़, ठीक है, पूरा एकदम डिजास्टर्स रूप ले लेता है। तो उसी को ही ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सरकार ने क्या किया है, एक बिल पेश किया है, अमेंडमेंट, जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, ठीक है। तो उसी में अमेंडमेंट की बात की गई है और उस पर भी कहा गया है कि ऑलरेडी ये काफ़ी सेंट्रलाइज वे में है, तो इसमें और भी बहुत सारी कमियां हैं, उनको भी दूर किया जाना चाहिए। तो इन्हीं सब की बात इसमें की गई है, जरूर इसको पढ़िएगा, ठीक है। द बिल ग्रांट स्टैट्यूटरी स्टेटस टू प्री एक्ट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, जो बड़े लेवल की कमेटीज़ हैं, जिनके ऊपर भी यहाँ पे सवाल उठाए गए हैं कि काफ़ी प्रोसेस डिले होता है, जो फंडिंग का अलॉटमेंट वगैरह होता है, फाइनेंशियल डिवोल्यूशन को भी यहाँ पे ध्यान देखना होगा, जिसकी वजह से आगे दिक्कतें आती हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में है, द अमेंडमेंट डाइल्यूट्स द पर्पस ऑफ द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, वर्सनिंग सेंट्रलाइजेशन ऑफ द डिसीजन मेकिंग ऑन फंड्स वगैरह, ठीक है। करंटली गवर्नमेंट स्टैंड रिजेक्ट क्लासिफाइंग हीट वेव्स। अब आज के समय आप देखेंगे काफ़ी बड़े लेवल पे आपका जो गर्मी से बेहाल लोग रहे, उसको किस तरीके से निपटना होगा, किस तरीके से बेहतर करना होगा, वर्षा, क्लाइमेट वगैरह सारी चीज़ें चेंज हुई, तो काफ़ी स्थिति नाजुक हुई, ठीक है। तो उसी के बारे में इसको जरूर देखिएगा। देयर इज अ नीड टू एड्रेस द पावर डायनेमिक्स बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे बात हो रही है कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर को जो डिवाइड किया है, फेडरलिज्म की बात हम करते हैं, सारी चीज़ें हैं, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए किस तरीके से फंड्स का डिसबर्समेंट भी होना चाहिए, ठीक है, मैनेजमेंट बेहतर होना चाहिए। तो पता चला कि बाढ़ तो भाई हर एक स्टेट में ही आई होगी, तो सेंटर को फाइनेंशियल पूरा जितनी भी तरीके से मदद हो देना चाहिए। प्री मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, बाढ़ आ सकती है, बारिश हो सकती है, तो उस पर हमारा क्या स्टैंड रहेगा। जब बाढ़ आ जाएगी तब व्यवस्था करना शुरू करोगे, तब तो काफ़ी देर हो जाएगी, तो वो चीज़ें ना हो, उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को अप्रूवल मिल गया है कैबिनेट की तरफ से। जी हाँ, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को, और टोटल जो पैसा वगैरह यहाँ पे अलॉट किया गया है बहुत सारा, 2817 करोड़, लगभग 3000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। तो इसको फाइनली मीडिया से बताया ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, अभी ध्यान में रखिएगा, एक आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, क्या एम है हमारा, द कैबिनेट मीटिंग फॉर इम्प्रूविंग द लिव्स ऑफ फार्मर एंड इंक्रीजिंग देयर इनकम, यानी किसानों की इनकम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना और उनका जो स्टैंडर्ड है उसको भी बेहतर करना। इनकम बढ़ेगी तो स्टैंडर्ड अपने आप बेहतर होगा, जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, जितनी ज़्यादा उनको फैसिलिटीज़ होंगी, ठीक है। और फैसिलिटीज़ देने की बात की जा रही है, डिजिटल फॉर्म में हर चीज़ ट्रांसपेरेंसी होगी और आपको आसानी से सारी चीज़ें भी, देखिए क्रेडिट की बात हुई, ठीक है, यूएलआई आ रहा है तो उससे क्रेडिट क्रिएशन हो जाएगा। फिर उसके साथ साथ यहाँ पे काफ़ी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर आपका जो डिजिटलाइज वे में है वो बेहतर होगा, तो किसानों को और सभी लोगों को काफ़ी मदद इससे मिलेगा। तो इसमें यहाँ पे देख रहे हैं हर एक चीज़ जो फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे आपके 3979 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। एग्रीकल्चर, एजुकेशन, मैनेजमेंट एंड सोशल साइंसेस को बेहतर बनाने के लिए एग्रीकल्चर एजुकेशन भी तो चाहिए ना, किसानों को पता ही नहीं रहता क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से कब खाद बोना है, कब खाद आपका क्या कहते हैं पैडी हो गया या आपका गेहूं हो गया, कब बैठाना काटना है, ठीक है। तो सही टाइमिंग पे हर चीज़ होगी तो उसका रिजल्ट भी बेहतर रहेगा। तो हर एक में पैसे लगाए जा रहे हैं ताकि अवेयरनेस हो, एजुकेशन लोगों तक पहले की तरह ना रहे, लोग बेहतर हो सकें, इसके बारे में बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पे सस्टेनेबल लिव स्टॉक हेल्थ, जो जानवर हैं उनकी हेल्थ के लिए भी,
ठीक है, आज के समय नई नई बीमारियां हो रही हैं और जिस तरीके से इंसानों में फैलती हैं उसी तरीके से आपके जानवरों में रहती है, तो उनको भी बेहतर करने के लिए देखिए 1700 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र वगैरह को और बेहतर तरीके से मजबूती देना, वेयर हाउसेस को अच्छे तरीके से, ताकि स्टोरेज फैसिलिटी भी हमारे यहाँ उतनी अच्छी नहीं रहती, जिसकी वजह से देखो हज़ारों लाखों टन अनाज क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो इन सबको बेहतर बनाने के लिए देखिए आपके मेजर कॉमर्शियल हब वगैरह को भी बनाने की बात की गई है और ये आपका 2028-29 तक का जो टारगेट है पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और लास्ट फाइनली रेमन मैग्सेसे अवार्ड, एशियाज नोबल, जिस तरीके से नोबल पुरस्कार देश दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, तो ये देखा जाए तो एशिया में रेमन मैग्सेसे सबसे बड़े अवार्ड के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे मिला है आपके 4 लोगों को, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में इनका नाम आ रहा है, क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे काम किया है। इन्वायरमेंटल जो इश्यूज़ आज के समय दुनिया भर में छाए हुए हैं, क्लाइमेटिक चेंज, इन्वायरमेंट पूरा परेशान है आपका कि काश हमें बख्श दो, नहीं तो हम बदला लेके रहेंगे। बदला ले ही रहा है, जिस तरीके से हम इन्वायरमेंट को परेशान कर रहे हैं, पूरा तबाही मचाए हैं, तो ये भी अपने स्तर से तबाही मचाता है। देखो पहाड़ी बारिश, लैंडस्लाइड्स, ठीक है, जो आप सोचोगे उस हिसाब से आपका इन्वायरमेंट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये मियाज़ाकी हवायो काफ़ी जाने माने ये आपके क्या हैं, एनिमेटर हैं, तो अपनी फिल्में बनाते हैं, एनिमेट करके लोगों को अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं, तो इनको सम्मानित किया गया है। बाकी के आप देख सकते हैं यहाँ पे रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट्स, जो थाईलैंड की पूरी टीम है प्रोफेशनल, उसको सम्मानित किया गया है। फरवीज़ा फरिहान जो इंडोनेशिया से हैं, इनको भी रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। और ये कौन है, नुगेन थी नगोक फुगोंग वियतनाम से और कर्मा फुसथु भूटान से, ठीक है। तो अपने अपने क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे काम किया है, ठीक है। कलेक्टिव ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल रिवॉल्यूशनिंग रूरल हेल्थ, ठीक है। सबको बेहतर रिनाउंड फिल्म मेकर हैं, फाउंडर ऑफ स्टूडियो गिबली, तो सबके बारे में यहाँ पे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एक वीडियो सेपरेट बना के आप लोग को दे दूंगा, तो उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो स्टैटिक प्लस करंट दोनों चीज़ें आपके साथ आ जाएंगे। अब स्टैटिक में चला जाएगा कब आपका रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन हुआ, कब से इसमें देखा जाए तो अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाने लगा, कुछ चीज़ें बाद में एड ऑन की गई, कुछ कैटेगरीज वगैरह, तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। 5 नाम भी आपको जानना जरूरी है, ठीक है। आउट ऑफ विच किसने नहीं पाया तो अलग नाम आ जाएगा, तो आप आसानी से एलिमिनेट कर लोगे, ठीक है। तो आई होप चीज़ें आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और एक बार न्यूज़पेपर भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत सारे आर्टिकल्स नहीं कवर होते हैं, जो लगता है कि इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है, तो उसी हिसाब से रहेगा। बाकी हाईलाइटेड आपको भेज ही दिया हूँ, तो उसमें से आप आसानी से चीज़ों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका साथ में कंपाइल होता रहता है, देखिए मंथ के एंड में आपको दे दिया जाएगा पूरा नोट्स, तो भी आप साथ में कंपाइल करके रखिएगा, रिवीजन के लिए काम आएगा आपका जब एग्ज़ाम नज़दीक होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। बाकी कोर्सेस आपके चल रहे हैं, इनरोल भी कीजिए, और अब तो समय आपके पास लिमिटेड रह गए हैं, तो जल्द से जल्द इनरोल करके फाइनली अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए और रिजल्ट लेके आइए। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।